Hello everyone and welcome to my YouTube channel Humanities Group. So today we will be doing the chapter 2 Basic Concepts of Macroeconomics. ठीक है, ऑफ क्लास 12। तो क्लास 12 में जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है उसका जो सेकेंड चैप्टर है यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो हम यहाँ पे करेंगे और उसमें जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम है, गुड्स हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, सिटीजनशिप क्या है, वो सब हम यहाँ पे कि भाई इकोनॉमी का नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, ये सब टॉपिक्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सेकेंड चैप्टर हम यहाँ पे करेंगे। तो इन दोनों ही चैप्टर में ना आपको बेसिक समझाए हुए हैं ताकि आपको वो टर्म्स क्लियर हो जाए जो आपकी फर्दर चैप्टर्स में यूज़ होने वाली हैं। जैसे कि आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे, मनी बैंकिंग पढ़ोगे, ठीक है, तो उन सब चीज़ों में आ गया, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ोगे, बीओपी पढ़ोगे, तो वहाँ पर जो भी टर्म्स यूज़ होने वाली है उनको इन फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के अंदर कवर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। एंड बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ मेक श्योर to do subscribe my channel and like, comment and share the videos with all your mates of class 12th. Okay, let's begin. तो अब है हमारे पास फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। ये टू टाइप ऑफ हमारी इनकम है। तो फैक्टर इनकम क्या होता है? सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? कोई भी प्रोडक्शन फर्म है या प्रोडक्शन सेक्टर में कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी फर्म है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, तो वहाँ पर चार चीज़ें लगती हैं और वो जो चार चीज़ें होती हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से लाइक कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के आगे फोर कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से फोर कंपोनेंट्स हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इन चारों कंपोनेंट के बदले में जो पेमेंट करते हैं हम, जो इनकम होती है वो होती है हमारी फैक्टर इनकम। ठीक है, आप लैंड किसी को दे रहे हो तो बदले में आपको क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। आप एज ए लेबर कहीं काम कर रहे हो, बदले में आपको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगी। आप कैपिटल अपना दे रहे हो तो बदले में उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। आप अगर एज एन एंटरप्रेन्योर हो तो आपको बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली कि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म जाते, हमने पिछले वीडियो में रियल फ्लो, मनी फ्लो पढ़ा था, तो उसी के अंदर जो रियल फ्लो था उसमें क्या हो रहा था कि हाउस होल्ड से ये जो चारों कंपोनेंट हैं, ये चारों कंपोनेंट जा रहे थे फर्म में और बदले में फर्म से आ क्या रहा था? फैक्टर इनकम आ रही थी। तो वही होती है फैक्टर इनकम। इनकम अर्नड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन by rendering their productive services in the production process is known as factor income. बायलेटरल कॉन्सेप्ट है, टू साइडेड है, यानी कि आप पहले फैक्टर्स मिले हैं आपको तो फिर आपको इनकम आपको देनी पड़ी। इनकम तो आपने अर्न करी, तो आपने पहले फैक्टर्स प्रोवाइड करे हैं और फिर आपको बदले में इनकम मिली है। तो टू साइडेड कॉन्सेप्ट है। इस इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज में। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। नेशनल इनकम क्या होती है? कितना अपना जो है टोटल ओवरऑल आप कह सकते हो, थ्री मेथड से हम निकालते हैं, बट बेसिकली कितना वैल्यू एडिशन हुआ है कि इसका एक जो सेकेंड मेथड है इनकम मेथड, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम सारी इनकम काउंट करते हैं, तो वहाँ पे हम फैक्टर इनकम को भी काउंट करते हैं। ये फोर हमारी मेन फैक्टर इनकम है: रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर के बदले में वेजेस मिलती हैं, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, एंटरप्रेन्योर के बदले में आपको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इज ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या है कि भाई आपने कोई सर्विस किसी को नहीं दी, ठीक है, लेकिन एज ए गिफ्ट या एज ए वन साइडेड कॉन्सेप्ट आपको कहीं से पेमेंट आ जाए जिसके बदले में आपको कुछ ना करना पड़े। जैसे ओल्ड एज पेंशन मिलती है, तो ओल्ड एज पेंशन में आप कुछ नहीं करते हो ना, आपको एक पेंशन मिल रही है, वो वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। स्कॉलरशिप हो गई, आपको कुछ आपके मार्क्स अच्छे आए हैं कुछ भी, तो आपके स्कूल की तरफ से इमेजिन आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो उसमें आपको पैसे मिले ना, आपने तो आगे कुछ नहीं करा उसका, तो
तो वन साइड कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस अगर आपको इनकम रिसीव हुई है तो वो आपकी ट्रांसफ़र इनकम में आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे। क्या करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने अर्न नहीं करी है ना, कमाई नहीं है, ये आपने आपको मिली है कहीं से, एज ए गिफ्ट कह लो या वैसे कह लो। तो ये आपने, जब तक इसमें कोई गुड्स सर्विसेज की बदले में आपको ना मिले तब तक हम इसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं। ये किसी ने आपको एज ए गिफ्ट दे दी, ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र इनकम है, लेकिन उसको हम ऐसे काउंट तो नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र जो है ना, वो देखो दो टाइप के होते हैं, करंट ट्रांसफ़र्स, कैपिटल ट्रांसफ़र्स। करंट ट्रांसफ़र क्या है कि भाई एक तो पेयर होता है और एक रेसिपेंट होता है ना, यानी कि एक तो बंदा जो पे कर रहा है और एक जो रिसीव कर रहा है। तो पेयर के इनकम से जब ट्रांसफ़र हुआ है और रेसिपेंट की इनकम में ऐड हुआ है, किस लिए? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए, कि भाई उसको खुद को अपने खाने पीने में वो यूज़ करेगा, अपने कंजप्शन में यूज़ करेगा, उसे हम कहते हैं करंट ट्रांसफर्स, ठीक है। रिकरिंग होते हैं, रेगुलर होते हैं, लाइक हर मंथ आ रही है तो वो करंट ट्रांसफ़र है। जैसे स्कॉलरशिप हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ये सब हमारे करंट ट्रांसफ़र के अंदर आते हैं। कैपिटल ट्रांसफ़र क्या है? आपने ट्रांसफ़र किया है कैश में या फिर इस तरीके से कि वो रिसिपेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। तो आपने कैपिटल के उसमें जब ट्रांसफ़र किया है, दैट इज़ द कैपिटल ट्रांसफ़र, एंड कैपिटल ट्रांसफ़र इज़ यूज़फुल वाइल प्रोडक्शन, जबकि करंट ट्रांसफ़र का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉर डैमेजेस, तो वो सब क्या होते हैं? हमारे कैपिटल ट्रांसफ़र्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? हम कहते हैं कि भाई ये जो है इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट होगा और ये जो है नहीं काउंट होगा। इसका क्या मतलब है? देखो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टेरिटरी, तो वो एक जोग्राफिकल टेरिटरी है जो कि एडमिनिस्ट्रेड है बाय द गवर्नमेंट, जिसमें गुड्स, कैपिटल और पर्सन फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं, फ्रीली उसमें घूम सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल क्लियरली दोज पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या बाउंड्रीज जहाँ पर एक आप जो है वो एक फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हो, दैट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी। ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आपको अलाउ कर रही है या वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तो वो हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी में काउंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन फॉरेन एम्बेसीज लोकेटेड विद इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो बाहर की फॉरेन एम्बेसी है, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो बाहर की एम्बेसी है, उसको बाहर की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। तो वो जो है हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं काउंट होंगी। उन्हें हम उन रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ का ही इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इंडिया में यूएस की जो एम्बेसी है वो यूएसए के इकोनॉमिक टेरिटरी में आएगी, इंडिया की नहीं आएगी। लेकिन वहीं इंडियन एम्बेसी है अगर कोई वॉशिंगटन में, तो वो हमारे इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप देखो एक बहुत ही लीगल कॉन्सेप्ट है जो कि बेस्ड है कि भाई एक पर्सन जो है वो कहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लीगल प्रोविज़न होते हैं जो बाहर से आए बंदे को भी सिटीज़न बना देते हैं। यानी कि इंडियन सिटीज़नशिप अगर आपको चाहिए या आप इंडिया की सिटीज़न कहलाना चाहते हो, तो वो दो ही सिचुएशन में हो सकता है। या तो व्हेन अ पर्सन इज़ बॉर्न इन इंडिया, या तो वो यहाँ पे पैदा हुआ है तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है, या फिर अगर कोई ऐसा इंसान है जो बाहर पैदा हुआ है और वो सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करता है और इंडियन लॉ अगर उसे अलाउ कर देगा तो ही वो इंडियन सिटीज़न बनेगा, अदरवाइज़ वो इंडिया का सिटीज़न नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यही दो केसेस है जिनमें सिटीज़नशिप आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है नॉर्मल रेजिडेंट। बहुत बार ये वर्ड आपके आगे आएगा कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम काउंट होगी नहीं होगी। आप अभी जीडीपी कैलकुलेट करेंगे, एनडीपी कैलकुलेट करेंगे, जीवीए करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब आपके आने वाली है जब आप नेशनल इनकम के चैप्टर करेंगे।
तो वहाँ पर ये वर्ड बहुत बार आएगा कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ काउंट होगा, कहाँ नहीं होगा। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट कौन है। A normal resident, whether a person or an institution, is one of whose center of economic interest lie in the economic territory of the country in which he lives. मैं इंडिया में रहती हूँ और मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स कि मैं अपना कमाना खाना सब कुछ पैसे खर्च जितना मैं कमा रही हूँ उतना मैं खर्च अपने इंडिया में ही कर रही हूँ, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है। अल्टीमेटली इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर आ रहा है, तो मैं यहाँ की रेजिडेंट हूँ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट दो चीज़ों से होता है। एक तो मैं कहाँ पे रह रही हूँ एक साल से ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहीं बाहर किसी देश में जाती हूँ, वहाँ पर मैं एक साल से ज़्यादा रहती हूँ और अब मैं अपना जो कमा रही हूँ, खा रही हूँ, खर्च रही हूँ, सेव कर रही हूँ, वो मैं वहीं कर रही हूँ बाहर के देश में। तो मैं वहाँ की रेजिडेंट कहलाऊँगी, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाई करेगा। तो इसीलिए जब आप यहाँ पर नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो आप मेरे को नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रही, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेशनल इनकम काउंट करते हुए ये प्रिकॉशंस होते हैं जो दिमाग में रखने होते हैं। लेकिन इमेजिन कि मैं फ़ॉरेन में रह रही हूँ लेकिन मैं काम इंडियन एम्बेसी में ही कर रही हूँ, तो मेरे को पैसे मिल भी इंडिया से रहे हैं, मैं खर्च भी इंडिया के लिए कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैं एज ए नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होंगी। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स होते हैं दो तरह के, नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक गुड्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये जो है अपना पूरा आगे का बेस है। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन। इकोनॉमिक गुड्स दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वो होते हैं जो पूरे प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं। इंटरमीडिएट देखो, बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल लगते हैं, कुछ कैपिटल आप लगा रहे हो, कुछ चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तब जाके आप एक गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो। तो वो जो इन द प्रोसेस आपने यूज़ करे हैं वो होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। लास्ट में जो आपका आउटपुट आया है वो होता है फाइनल गुड। जब हम अपना नेशनल इनकम काउंट करेंगे, ठीक है, उस टाइम पे हम फाइनल गुड्स को काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड्स का जो प्राइस है वो फाइनल गुड्स में काउंट हो ही जाता है। ठीक है, अब कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है कि वो फाइनल भी हो और इंटरमीडिएट भी हो, जैसे जैसे बेटा मिल्क। ठीक है, मिल्क को अगर आप यूज़ कर रहे हो अपने घर में कंजप्शन के लिए तो वो फाइनल गुड है। लेकिन उसी को अगर एक कोई ऐसा इंसान है, जैसे कोई मिठाई बनाता है या कोई रेस्टोरेंट में यूज़ हो रहा है किसी पर्पज़ से, और वो कुछ इस मिल्क से कुछ और मैन्युफैक्चर यहाँ करना चाहते हैं, तो मिल्क क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है। ठीक है, तो ये होता है कि कुछ गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड भी होते हैं और इंटरमीडिएट भी होते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि एंड यूज़ क्या हुआ है गुड्स का, उसके बेसिस पे वो डिवाइड होंगे कि वो फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। और वहीं जो ये हमारे फाइनल गुड्स होते हैं ये आगे दो टाइप के होते हैं, कंजप्शन और कैपिटल गुड्स या इन्वेस्टमेंट गुड्स हम कह सकते हैं। कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो आप अपने घर में कंज्यूम कर रहे हो, आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंज्यूम कर रहे हो। इसकी भी फर्दर 4 टाइप्स हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सर्विसेज। ड्यूरेबल होते हैं, लंबा चल रहा है, ठीक है, सालों तक चलते हैं, फर्नीचर हो गया हमारा ड्यूरेबल होता है। सेमी ड्यूरेबल होते हैं कि भाई 1 साल तक चलेंगे। नॉन ड्यूरेबल होते हैं कि भाई चलेंगे ही नहीं, जैसे आपका ब्रेड हो गया, दूध हो गया, 1-2 दिन चलेंगे बस, रेडी टू ईट टाइप। और सर्विसेज के अंदर क्या आते हैं, सर्विसेज के अंदर टीचर, डॉक्टर, जो गुड्स की कैटेगरी से अलग है सर्विसेज। ठीक है, तो वो सब हमारे कंजप्शन गुड्स के अंदर काउंट होंगे। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, जो यूज़ होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, जैसे मशीनरी, तो वो कैपिटल गुड है। ठीक है, और यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के। चलो अभी आगे आएगा तो मैं वहीं पे डिस्कस करती हूँ उसको, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट आएगा, इस क्लियर है? ओके,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये जो है टाइप्स ऑफ गुड्स है हमारे, कंज्यूमर गुड्स जिन्हें हम अपने कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं, फाइनल गुड्स जिनको फाइनल कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोसेस के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स के ये दो ही कैटेगरी दिखाई हुई है, बट दो और होती है। ठीक है, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज। तो मैंने आपको वो चारों कैटेगरीज बता दी। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो दिस इज़ अ लास्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जो ज़रूरी क्वेश्चन है कि भाई ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों? तो एक टाइप ऑफ आप कह सकते हो कि हॉट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर रॉ मटेरियल्स भी आते हैं, ठीक है, और कैपिटल गुड्स भी आते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल में जैसे कि आप टेबल बनाते हो, आप टेबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो आप लकड़ी लाए हो, वो रॉ मटेरियल है, लेकिन आपने उसको जिस मशीन का यूज़ किया है या जो भी आपने मशीनरी का यूज़ किया है वो कैपिटल गुड है, और ये दोनों ही क्या है? प्रोड्यूसर गुड है। तो ऑल कैपिटल गुड्स, जितने भी जो कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, है ना, क्योंकि वो इसी के अंदर इन्वॉल्व है। लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि सारे प्रोड्यूसर गुड्स में रॉ मटेरियल भी आएगा और कैपिटल गुड भी आएगा, तो सारे प्रोड्यूसर गुड्स तो कैपिटल गुड नहीं है। रॉ मटेरियल जो है वो आप कैपिटल में काउंट नहीं करते हो, लकड़ी है या कोई घास फूस है या फिर आप कोई कॉटन के अंदर रॉ कॉटन यूज़ कर रहे हो, तो वो कैपिटल गुड थोड़ी ना है, वो तो प्रोड्यूसर गुड है, रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, और ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ठीक है, हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। ठीक है, ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में हम काउंट नहीं करते हैं, फैक्टर इनकम को हम काउंट करते हैं। टाइप ऑफ ट्रांसफ़र, करंट ट्रांसफ़र, कैपिटल ट्रांसफ़र, देन इकोनॉमिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए। सिटीजनशिप में और नॉर्मल रेजिडेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट वो है जिसकी इनकम, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बेसिकली अगर हम कहें तो वो अगर आपकी कंट्री में लाई कर रहा है तो वो आपकी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल के अंदर कंजप्शन एंड कैपिटल गुड्स। तो ये कैटेगरी आपको समझ में आ गई। ठीक है, फिर है ये टाइप्स ऑफ गुड्स का फ्लो चार्ट है। ठीक है, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आता ही आता है। ठीक है, तो देख लेना कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट नॉट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर कैपिटल गुड्स। वाई? ओके, सो दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद जो आपका जीडीपी वाला चैप्टर है जिसमें हम नेशनल इनकम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे, वो चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस and do subscribe my channel Humanities Group for further videos. Thank you.